आज हम साइंस का नया टॉपिक देखते हैं। जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे संतुलित भोजन। जो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था संतुलित भोजन, उस टॉपिक को भी हम साथ के साथ स्टार्ट करेंगे और उसके साथ में एक नया टॉपिक साइंस का, बायोलॉजी का ही लेते हैं अपन, एक जनन तंत्र। ये संतुलित भोजन वाला रेगुलर चलेगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में छूट जाएगा, आधा करवाया आपने, नहीं, पूरा होगा। लेकिन उसके साथ में नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। अब अपन अच्छे से जानते हैं जनन तंत्र क्या होता है। सबने खूब अच्छे से पढ़ा है 10th क्लास में, 9th क्लास में, लेकिन यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ थोड़ा हटके होगा और इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी शायद ही आपने कभी पढ़ा हो, और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना है नगण्य के बराबर, मतलब तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व होंगे अपने। जो भी क्वेश्चन आएगा जनन तंत्र से, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन तरीके से अगर पढ़ें तो रेगुलर इन वीडियो को देखें आराम से और समझने की कोशिश करें किस तरीके से ये टॉपिक समझ में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। जनन तंत्र होता क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स काम आते हैं, इसको जनन तंत्र करना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इनसे होने वाली बीमारियां, मासिक धर्म चक्र वगैरह, ये सारी चीजें अपन इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। बड़ा टॉपिक है, इसमें इसको ध्यान से समझना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा टॉपिक? जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन अच्छे से जानते हैं जनन तंत्र या फिर जनन मतलब पैदा करना, प्रजनन, जनन, इसका मतलब होता है कि अपने समान नई पीढ़ी या संतति को पैदा करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और अपन पढ़ेंगे जनन तंत्र, इसमें कौन कौन से पार्ट्स काम आते हैं, कैसे कैसे उनका यूज यहाँ पर होता है, वो देखते हैं। तो अपन अच्छे से जानते हैं जनन तंत्र के लिए दो जरूरी चीजें क्या होती हैं, एक तो होता है नर और एक होती है मादा। और हम जानते हैं, अभी सिर्फ जो बता रहा हूं वो देखना, बाकी सारी चीजें एक एक चीज अपन आगे पढ़ेंगे। तो नर और मादा, ध्यान रखना, नर में पाए जाते हैं वृषण, नर में पाए जाते हैं वृषण, और मादा में पाए जाते हैं अंडाशय। नर में क्या पाए जाते हैं? वृषण, और मादा में पाए जाते हैं अंडाशय। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन टेस्टिस, और इसको कहते हैं अपन ओवेरी। तो वृषण और अंडाशय, नर में जो वृषण पाए जाते हैं उनसे निर्माण होता है स्पर्म का, मतलब शुक्राणु का, और अंडाशय से निर्माण होता है एग या ओवम, अंडा या अंडाणु का। जब नर का शुक्राणु मादा के गर्भ में प्रवेश करता है तो वहां पर एक शुक्राणु एक अंडे से संयोग करता है, जिसे अपन कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और जब शुक्राणु और अंडा आपस में निषेचन करते हैं तो बनता है हमारे एक युग्मनज, जाइगोट, जिसको अपन कहते हैं। क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट। जब ये जाइगोट या युग्मनज माता के गर्भ में 9 माह तक रहता है तब जाके बनती है कौन? संतान। जब ये युग्मनज या जाइगोट 9 माह तक माता के गर्भ में स्थापित रहता है तब जाके कौन बनती है? संतान। तो अपने समान संतान उत्पन्न करने के गुण को अपन क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन। अब जनन या प्रजनन, इसको अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव, री का मतलब होता है पुनः, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादन या उत्पन्न करना। तो पुनः अपने समान संतति या अपने समान कोई जीव पैदा करना क्या कहलाता है? जनन या प्रजनन, और इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव। अब ये जनन या प्रजनन, इसमें कौन कौन से अंग काम आते हैं उनको अपन कहते हैं जनन अंग या जननांग। जननांग या जननांग मतलब इंग्लिश में कहेंगे उनको सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पर ये जो सभी जो अंग होते हैं, सभी जननांग होते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं क्या? जनन तंत्र। सभी ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं?
जनन तंत्र, और हम अच्छे से जानते हैं जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है अपने मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसमें हम फर्स्ट में पढ़ेंगे अपन कौन सा, नर जनन तंत्र, इंपॉर्टेंट, नर जनन तंत्र। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे, वो अपन अभी देखते हैं कि नर जनन तंत्र कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो सारी चीजें अपन अब देखते हैं। हम बात कर रहे थे नर जनन तंत्र। अब वो अपन मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में से फर्स्ट पॉइंट लेते हैं नर जनन तंत्र। अब इंपॉर्टेंट है, नर जनन तंत्र छोटा भी है और याद करने में भी आसानी रहेगी अगर डायग्राम से समझते हो तो, और अगर वैसे समझोगे तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती है और याद नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर देखें और अच्छे से समझें। तो देखो, मैं ये जो पार्ट बना रहा हूँ इसको ध्यान से समझना, और जो समझा रहा हूँ वही समझना है। इस पूरे डायग्राम से आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। अब मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट की, सिर्फ इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट, ये पूरा इस तरीके से ये, इसे अपन कहते हैं डायफ्राम। इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, डायफ्राम, ये डायफ्राम, ये वाला डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट होता है वक्ष और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है उदर। डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट तो क्या कहलाता है, वक्ष, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उदर। अब होता क्या है, जब बच्चा गर्भ धारण, जब माता गर्भ धारण करती है, कहने का मतलब है जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचन करते हैं और जैसे युग्मनज बनता है, बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है, तो गर्भ काल के दौरान माता में जब शिशु का जब निर्माण होता है, बच्चे का, नर का, बालक का, तब जाके उसके अंदर जो वृषण बनते हैं, अपन ने भी देखा था जो वृषण होते हैं, ये वृषण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, स्पर्म का। जब वृषण का जब निर्माण होता है, तो वृषण का निर्माण गर्भकाल के दौरान माता में होता है, कहां पर, उदर के ऊपरी भाग में। तो देखो, गर्भकाल में वृषण उदर के ऊपरी भाग में बनते हैं। तो गर्भकाल में वृषण कहां बनते हैं, उदर के ऊपरी भाग में। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अपन जानते हैं कि वृषण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। लेकिन याद रखना, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो होता है कम तापमान पर। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, लो टेम्परेचर, कम तापमान पर। लेकिन हमारा जो ये उदर वाला जो पार्ट होता है, इस उदर वाले पार्ट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है उच्च, और हमारे उदर वाले भाग का जो औसतन टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि इस वृषण के लिए शुक्राणु निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि ये जो वृषण होता है, अपन अच्छे से जानते हैं इस वृषण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। और एक चीज याद रखना कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, शुक्र जनन। लेकिन जो शुक्र जनन होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो होता है कम तापमान पर। तो शुक्राणु का निर्माण कम टेम्परेचर पर होता है। अगर सपोज करो ये जो वृषण है ये हमारे उदर के ऊपरी भाग में रह जाए और बच्चा जन्म ले ले, तब क्या होगा, तो बच्चे में शुक्राणु, तो ये वृषण तो है लेकिन इस वृषण से किसका निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु का। और जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो उस बच्चे को अपन क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। यही कारण है, वो उसमें सारी चीजें बनती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसमें जो वृषण होते हैं वो उदर में रह जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है, इसलिए उससे किसका निर्माण नहीं होता, शुक्राणु का। अब ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब होता क्या है कि इनसे शुक्राणु का निर्माण करने के लिए इन वृषण को धीरे धीरे उस जगह को छोड़ करके कम टेम्परेचर की ओर आना होता है। अब हमारे शरीर में ऐसा कम टेम्परेचर कहां पर है, जहां पर ये आकर के शुक्राणु का निर्माण कर सके। तो धीरे धीरे ये 3-3 माह के अंतराल में
3-3 माह के अंतराल में उदर के नीचे एक थैलीनुमा पार्ट में आ जाते हैं। एक थैलीनुमा भाग में एक स्किन की एक थैली बनी होती है, उस भाग में आकर स्थापित हो जाते हैं दोनों के दोनों तरफ। और अपन जानते हैं अगर किसी भी चीज को अगर किसी में रखते हैं तो उसे अपन कहते हैं कोष। अब बताओ इस थैली में कौन आ रहा है? वृषण। थैली में कौन आ रहा है? वृषण। तो बताओ ये किसका कोष है? वृषण कोष। और याद रखना इस वृषण कोष का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कम। कितना कम होता है? इस टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से इस स्थान पर, इस वृषण कोष में, इस वृषण कोष में जैसे ही वृषण आता है तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? अपने शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज में अपन देखते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नर जनन तंत्र क्या है, क्या क्या इसकी प्रोसेस है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।